आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कितने नंबर ऑफ एटम है ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो हमें पता है कि वेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का वेट होता है आपको 9.1 इंटू 10⁻³ kg, या आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 10⁻28 ग्राम होता है। इसी का यूज़ करेंगे हम लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फार्मूला गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिंगल सब्सटेंस। तो हम लोगों को इसके लिए फार्मूला है, ये फार्मूला को ही यूज़ करेंगे। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग इस इक्वेशन को जब इसके वैल्यू को पुट करते हैं, गिवन वेट कितना है, टोटल वेट है आप लोगों के पास 1 ग्राम। 1 ग्राम में हम लोगों को किससे डिवाइड करेंगे? 1 ग्राम में हम लोग डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या देगा आपको? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 ग्राम। इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। दोनों के यूनिट को इक्वल कर लिए। तो जब इसको सॉल्व किए तो इसकी यूनिट क्या, इसकी वैल्यू कितनी हुई? इसकी वैल्यू आ गई आपको 1.09। फिर इसमें अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1.099 आता है। तो ये वैल्यू आप लोगों को 1.099 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके आंसर होंगे। सेम इसी तरह का सेम क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में ही सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 टर्म्स हैं, आप लोगों को मोल पता होना चाहिए। 1 मोल 1 मोल मीन्स क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.0 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और फिर इसके मास के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन के सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज कितना होता है इस पर? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम इस पे चार्ज होता है। इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए अब हम लोग टोटल मास के लिए बात करें, मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल को एक एटम के मास से मल्टीप्लाई, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एवोगाड्रोस नंबर हो गया, एवोगाड्रोस नंबर इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस दोनों के वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आती है? इसकी फाइनल वैल्यू आती है 5.48 इंटू 10⁻7 kg, या इसी को आप ग्राम में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका यूनिट आएगा 5.4 इंटू 10⁻4 ग्राम। क्लियर है? फिर इसी में हम लोगों को चार्ज के लिए बात करें तो फिर से वही चीज़, आपको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो टोटल 1 मोल पे चार्ज क्या होगा? -9.64 इंटू 10⁻4। ये वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को कूलम पर मोल में। इस यूनिट को ही हम लोग यूज़ करेंगे, कूलम और पर मोल। नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन 2.2। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले तो हमें मीथेन का फार्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ठीक ना? अब इस मीथेन में हम लोगों को ये ध्यान में देखना है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और हम लोगों को हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं तो कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके एटम में 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का, तो इसमें 6 प्रोटॉन होगा
और 6 प्रोटॉन अगर है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। सिमिलरली उसी तरह से अगर सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए बात करें तो इसमें भी आपको क्या होगा, एक एटम में आपको 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन के एक एटम में, सिंगल एटम में आपको 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और हाइड्रोजन के टोटल 4 एटम में हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से क्या पता चला कि 1 मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। 1 मॉलिक्यूल में हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 मोल के लिए जब बात करें तो आपको क्या करना होगा, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, और एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम मोल के वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वैल्यू आपका क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है, इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड ए टोटल नंबर एंड बी इसमें क्या हो रहा है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 कहने का मतलब है इसका एटॉमिक मास नंबर आपको क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर आपको 14 है, और इसका एटॉमिक मास, इसका जो वेट होगा ये आपको क्या होने वाला है, इसका वेट हम लोगों को दिया हुआ है 7 मिलीग्राम। हमें पता है कि एक एटम का वेट इसका अप्रॉक्स में आपको 14 AMU के अप्रॉक्स होने वाला है, या कहिए कि 14 ग्राम पर मोल के इक्वल होने वाला है। तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली को रिप्लेस किए हुए हैं, किससे, 10 टू द पावर माइनस 3 से रिप्लेस कर दिए। किसको, ये जो m लगा हुआ था, स्मॉल m लगा हुआ था, तो मिली रिप्लेस हो गया, और ये क्या हो गया आपको 14 ग्राम पर मोल से इसमें डिवाइड किए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। क्लियर है ये। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट है, हम लोगों को न्यूट्रॉन के लिए पूछ रहा था, तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लिए। 7 मिलीग्राम में कार्बन 14 के कितने मोल्स हैं, तो ये मोल्स हमें नज़र आ गया। इसी मोल्स के हेल्प से, ये जो मोल है आपको, इसी मोल्स को अगर हम लोग यूज़ करें तो इस मोल के हेल्प से हमें क्या पता चलेगा, इस मोल के हेल्प से अब हम लोग निकालने वाले हैं न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन को आपको पता है कि सिंगल एटम होता तो उसमें कितने न्यूट्रॉन होते, हम लोगों को सिंगल कार्बन होता तो उसमें आपको 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते। न्यूट्रॉन क्या होता है आपको, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये फार्मूला अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसी फार्मूला को अगर यूज़ कर लें हम लोग, तो देखते क्या है, आपके पास ये न्यूट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट है, इसके मोल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इस इतने मोल में, ये जो हम लोगों को 5.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स हुआ है, इस मोल्स में, इस मोल नंबर ऑफ मोल के लिए हम लोगों को कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इस वैल्यू के साथ अगर आप 1 मोल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हो गया आपका मोल का, ये 1 मोल में प्रेजेंट वैल्यू, और एक सिंगल मॉलिक्यूल में कितने आपके न्यूट्रॉन हैं। सभी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो रही है, इसकी टोटल वैल्यू हो रही है 24.088 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूट्रॉन हो रहा है, जो कि आपके 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से इसके आंसर मिले हैं। नेक्स्ट है, आप लोगों को मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन के मास कितने होंगे। मास आप लोगों को क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप लोगों को मास नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग न्यूट्रॉन के मास को, स्टैंडर्ड मास को यूज़ करेंगे। आपका क्वेश्चन में भी मास दिया हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन में 1.675 मास को यूज़ करना है। तो इसी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ 1 मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई किए, तो टोटल वैल्यू क्या आ गया, टोटल वैल्यू आ गया आपको 4.034 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। तो ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना था। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, हम लोगों को मॉलिक्यूल्स हो गए,
फिर उसके बाद हम लोगों को न्यूट्रॉन फाइंड हुआ, और न्यूट्रॉन जैसे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल गया, उसमें हम लोग क्या किए, एक न्यूट्रॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल हम लोगों को क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ न्यूट्रॉन भी मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड ए टोटल नंबर, बी कह रहा है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन 3.4, ये 34 मिलीग्राम। 34 मिलीग्राम कहने का मतलब क्या हुआ, 34 मिलीग्राम कहने का मतलब हुआ कि आपको इसमें जो भी इसकी वैल्यू है, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर के लिए आपको क्या होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल होता है। गिवन वेट कितना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन वेट है आपके पास 34 मिलीग्राम है। तो 34 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 17 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 2 × 10 टू द पावर -3 मोल्स आ गए। अब हमें पता है कि सिंगल मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। 7 होगा नाइट्रोजन के कारण और 3 किसके कारण होगा, हाइड्रोजन के कारण। तो टोटल आपको प्रोटॉन कितने हो गए, इसमें 10 प्रोटॉन हो गए। तो इस 10 प्रोटॉन में हम लोगों को इस 10 प्रोटॉन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें गिवन नंबर ऑफ मोल में, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा। तो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सिंगल मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गया आपको नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल के साथ एक मोल के लिए वैल्यू जो होती है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी टोटल वैल्यू हम लोगों को क्या हो गया, ये वैल्यू हम लोगों को फाइनल मिल रहा है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12.044 × 10 टू द पावर 21 प्रोटॉन आ रहे हैं। ये क्या आंसर है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन्स हम लोगों को मिलेंगे। फिर इसके मास ऑफ प्रोटॉन के लिए बात करें तो सिंगल प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6726 × 10 टू द पावर -27 kg। तो इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी जस्ट फाइंड आउट किए, उसी के साथ इसके टोटल सिंगल मॉलिक्यूल्स सिंगल प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई कर लिए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आती है, फाइनल वैल्यू आती है 2.0144 × 10 टू द पावर -2 ग्राम आता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को क्या दिया हुआ हो, 17 ग्राम दिया हुआ हो, 17 इसके जो वैल्यू थे आपको 34 मिलीग्राम दिया हुआ होगा, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास कितने होंगे, प्रोटॉन के मास होंगे आपको 2.0144 × 10 टू द पावर -2 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों को बच्चे क्वेश्चन नंबर 2.30। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस। हम लोगों को इस न्यूक्लियस में आप लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आप लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों को इसके एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू चेंज होती है। अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो इसके एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों को उसका ऊपर का एटॉमिक मास नंबर दे दिए। एटॉमिक मास नंबर में हम लोगों को नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जब ए से हम लोग एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो किसी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का तरीका यही होता है कि ऊपर वाला जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो आपको एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट होता है ये आपको एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और जो आपको राइट साइड का सब सुपरस्क्रिप्ट होता है ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग सभी एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को फाइंड आउट करते हैं। कार्बन की एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू कितनी है 13, इसमें एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना बचेगा 8 आएगा आपका आंसर। और ये आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होगा डायरेक्ट इक्वल टू एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा 6, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे 6 हो जाएंगे।
उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करेंगे 16 माइनस 8, तो वैल्यू 8 आ रहा है। हम लोगों को 8 क्या हो गया, इसके न्यूट्रॉन हो गए, और फिर इसमें सिमिलरली 8 प्रोटॉन भी होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। मैग्नीशियम के लिए भी सेम इसी तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। 24 दिया गया है इसका एटॉमिक मास नंबर, और 12 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है, तो 24 माइनस 12, तो ये क्या हो गया आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आयरन के लिए एटॉमिक मास नंबर क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास नंबर आपको 56 दिया हुआ है। 56 में अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट क्या करें, इसमें हम लोग 26 को सब्सट्रैक्ट करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके आंसर क्या आएंगे, 13 न्यूट्रॉन आएंगे, इसके 13 न्यूट्रॉन आएंगे, 30 न्यूट्रॉन आ रहे हैं इसके आंसर। फिर उसके बाद इस साइड क्या हो रहा है आपको, 26 आपका प्रोटॉन है जो कि इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्शियम, एटॉमिक मास नंबर इसका दिया हुआ था 88, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 38 होता है। जब हम लोग 88 में 38 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगा, 50। ये है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू। फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर अगर 38 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा, 38 होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 2.4। 2.4 को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको फिर से उसी तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है। नंबर ऑफ, अगर हम लोगों को इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर। तो इसके गिवन एटॉमिक नंबर के साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एटॉमिक नंबर आपको 17 है तो ये क्या होगा, क्लोरीन के एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट कौन सा होगा, क्लोरीन का होगा। तो हम लोग क्लोरीन को लिखते हैं 17, और ऊपर एटॉमिक मास नंबर इसका क्या है, 35। तो ये हो गया 17 एंड 35। फिर उसी तरह से आपको अगर एटॉमिक नंबर 92 है तो ये क्या होता है, यूरेनियम के लिए एटॉमिक नंबर है, जिसमें कि यूरेनियम नीचे आपको 92 और ऊपर इसका क्या है, एटॉमिक मास नंबर 233। ये फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखें तो आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको 4 वाले एलिमेंट कौन से होते हैं, बेरिलियम होते हैं। फिर इसका एटॉमिक मास क्या है, 9। तो ये Be4 and 9 इसके सिंबल हो गए। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही पूछ रहा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। नेक्स्ट है अब आपको क्वेश्चन नंबर 2.5। ये किस पे बेस्ड है, ये आपको बेस्ड है आप लोगों को हाइजेनबर्ग। इसमें हम लोगों को जो प्लैंक की एनर्जी इक्वेशन है, प्लैंक का एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, E=h न्यू पे बेस्ड है। इसी का दूसरा फॉर्म होता है E=hc/λ। तो ये दोनों एनर्जी इक्वेशन को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो दोनों एनर्जी इक्वेशन का हम लोगों को वैल्यू पहले से पता है, इन्फॉर्मेशन। इसमें ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प हैड अ वेवलेंथ। इसमें हैज़ ए वेवलेंथ लैम्डा, इसकी वैल्यू दी हुई है 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेटेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, C=न्यू लैम्डा। अगर आप लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है तो न्यू क्या हो जाएगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। तो अब इसमें क्या डिवाइड करेंगे, इसमें अगर हम लोग वेवलेंथ से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो अगर हम लोगों को ये नैनोमीटर वेवलेंथ दिया हुआ था, इस नैनोमीटर के वेवलेंथ में अगर हम लोग इसको C से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 580। और ये चूँकि आप लोगों को 580 नैनोमीटर के लिए ये जो n है, n की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ होती है। तो उसी n को रिप्लेस किए हैं 10⁻⁹ से। फिर मीटर है तो मीटर की वैल्यू है यहाँ पे। सारे वैल्यू को जब पुट करके सॉल्व कर रहे हैं तो मीटर कैंसिल आउट हो गया,
पर सेकेंड आपको ऊपर बचा हुआ है। पर सेकेंड को ही हम लोग हर्ट्ज़ कहते हैं, तो या तो इसका आंसर आप हर्ट्ज़ में दे सकते हैं या पर सेकेंड में दे सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, 5.172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपको, नेक्स्ट पार्ट है वेव नंबर निकालना। वेव नंबर के लिए हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या होती है, वेव नंबर के लिए अगर हम लोग बात करें, वेव नंबर के लिए हम लोगों को जो टर्म होता है 1/λ। वेव नंबर क्या होता है बच्चा, वेव नंबर होता है 1/λ। तो लैम्डा की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है 580 नैनोमीटर। तो उसी 580 नैनोमीटर को 1 में अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है ये क्या होगा आपको, वेव नंबर के इक्वल होगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू बार से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू बार। तो ये हम लोगों को न्यू बार क्या है, वेव नंबर है। तो इसी वेव नंबर की वैल्यू क्या हो गई, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.724 इंटू 10⁻6 पर मीटर आता है। इसका यूनिट क्या होगा, पर मीटर में 1 बाय वेवलेंथ का यूनिट मीटर, और तो वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन फॉर ईच फोटोन विच क्रॉसपॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस वन। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, दूसरे में आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो दोनों जगह अलग अलग एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन होता है, एनर्जी के लिए इक्वेशन होता है प्लैंक का एनर्जी इक्वेशन है E = h न्यू। h क्या है आपको, प्लैंक कांस्टेंट। 6.626 इंटू 10⁻34 इसकी वैल्यू होती है। जब उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा आपको, एनर्जी का वैल्यू आएगा। एनर्जी का वैल्यू आपको किस यूनिट में आने वाला है, जूल में आने वाला है। तो इसी को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को 19.87 समथिंग वैल्यू ये आ रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों को सेकेंड पार्ट है क्रॉसपॉन्डिंग टू वेवलेंथ। इस बार आपको जो वेवलेंथ था उसके हेल्प से निकालना है। तो आपको पता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर सकते हैं किसे, c/λ से। तो इस बार आपकी एनर्जी का इक्वेशन क्या हो गया, E = hc/λ। तो इसी hc/λ का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करते हुए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इस बार आप लोगों को फिर से एनर्जी आएगा और ये वैल्यू भी आपको जूल में ही रहेगा। तो सबसे पहले h की वैल्यू रखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है आपको, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद क्या टर्म होगा, इसके बाद जो टर्म्स होगा आपको, इसके बाद जो टर्म्स है नीचे है आप लोगों को लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू आपको 0.5 आपको लैम्डा दिया हुआ है, 0.5 एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम में हम लोग 10⁻⁻9 की वैल्यू रख रहे हैं। फिर बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 39.756 इंटू 10⁻⁻16 जूल। जिसको हम लोग फिर से रीअरेंज कर लें तो ये -1 पावर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कम हो जाएगा। एक डेसिमल प्लेस को हम लोग आगे शिफ्ट किए तो ये क्या हो गया, -16 से -15 हो गया। ये एनर्जी आपको जूल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग, कैलकुलेट द वेवलेंथ। सेम इसी तरह का इक्वेशन है आप लोगों को वेवलेंथ, जिसमें कि आप लोगों को इस बार टाइम पीरियड दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है बच्चे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपको 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो हम लोग इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। और टाइम पीरियड हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसको 1 टाइम पीरियड कर रहे हैं तो ये हम लोगों को जब सॉल्व होके आता है, जो वैल्यू आती है ये क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आई। फर्स्ट पार्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिए, सेकेंड पार्ट में हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन वही होगा आपको, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो वही वाला फार्मूला है आप लोगों को, C = न्यू लैम्डा। इसी फार्मूला को हेल्प
इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा इक्वल टू सी बाय न्यू। न्यू जस्ट हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए हुए। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आता है आपको 6 × 10⁻⁻² मीटर। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक ना। तो हम लोग इस तरह से लैम्डा फाइंड आउट कर लेते हैं। लैम्डा फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट में आप लोगों को क्या हो रहा है, वेव नंबर। वेव नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ के इक्वल। 1/λ आप लोगों को, जब हम लोग अभी जस्ट लैम्डा फाइंड आउट किए हैं तो 1/λ भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरह से। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए तो लैम्डा को अगर हम लोग 1/λ करेंगे तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को जस्ट 1/λ करें तो लैम्डा की वैल्यू की थी क्या थी, c/ν था। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोगों को वेव नंबर के लिए डायरेक्ट इक्वेशन आ सकता है ν/c। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वेव नंबर हो जाएगा। ये क्या होने वाला है हम लोगों को, ये वेव नंबर के इक्वल होने वाला है। तो वेव नंबर के लिए वैल्यू हम लोग सारे पुट करते हैं। 5 क्या है, 5 × 10⁻⁹ क्या है आप लोगों को, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1.667 × 10⁻⁻m, ये मीटर में है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास में हम लोग जस्ट इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।